कोल ब्लॉक अलॉटमेंट स्कैम जो हुआ उसमें प्रधानमंत्री कार्यालय से परसों एक क्लैरिफिकेशन जारी किया गया था जो उनकी वेबसाइट के ऊपर था, जिसमें उन्होंने 7 पॉइंट्स लिखे हैं। उसको पढ़ने के बाद ये लगता है कि दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने जो 7 पॉइंट्स का क्लैरिफिकेशन लिखा है, वो उसमें काफ़ी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है और काफ़ी तथ्यों को छुपाया गया है। तो हम एक एक पॉइंट का जनता के सामने, देश के सामने खुलासा करना चाहते हैं। एक, उन्होंने कहा कि 2005 में सरकार ने ये निर्णय लिया कि कोल ब्लॉक्स की कॉम्पिटिटिव बिडिंग की जाएगी, एक प्रिंसिपल निर्णय लिया गया, लेकिन इसके लिए कानून बदलने की ज़रूरत थी और कानून बदलने के लिए आम सहमति सरकारों में और राज्य सरकारों में बनाने की ज़रूरत थी और ये आम सहमति बनाने में 4 साल लग गए और इसीलिए कानून बदला नहीं जा सका, इसीलिए कॉम्पिटिटिव बिडिंग नहीं की जा सकी और इसीलिए मनमानी से 4 साल तक ये कोल ब्लॉक्स जो है हर एरी गैरी कंपनी को दे दिए गए। ये प्रधानमंत्री कार्यालय का तर्क है। सीएजी की जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है वो बताती है कि तथ्य ये कहते हैं कि कानून बदलने की जरूरत ही नहीं थी। लॉ सेक्रेटरी ने, देश के कानून सेक्रेटरी ने जुलाई 2004, जुलाई 2006 और अगस्त 2006 में 3 बार प्रधानमंत्री कार्यालय के पूछने पर, कोल मंत्रालय के पूछने पर बताया कि इसके लिए अगर आप कॉम्पिटिटिव बिडिंग कराना चाहते हो तो आप करा सकते हो, इसके लिए कानून बदलने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने कॉम्पिटिटिव बिडिंग नहीं कराई। क्यों नहीं कराई? ये बहुत अहम प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि जब SEZ कानून बनाना होता है तब आम सहमति की जरूरत नहीं पड़ती। जब किसानों की जमीनें छीननी होती है तब आम सहमति की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव बिडिंग करनी होती है तब आम सहमति की जरूरत पड़ती है। अगर प्रधानमंत्री चाहते तो ऑर्डिनेंस लाके भी तो इसको कर सकते थे। मान लीजिए वो कह रहे हैं कि हमें कानून बदलने की जरूरत थी, कानून मंत्रालय कह रहा है कि कानून बदलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि जरूरत थी तो ऑर्डिनेंस ले आते, ऑर्डिनेंस लाके कर लेते। दूसरा उनका तर्क ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कोल ब्लॉक्स वाज नेवर लुक्ड अपॉन एज अ पोटेंशियल सोर्स फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि कोल ब्लॉक्स को हमने सरकार के लिए आय का साधन नहीं माना, इसीलिए आय बढ़ाना, कोल ब्लॉक्स को बेचकर आय कमाई जाए, इनकम कमाई जाए, ये हमने सोचा ही नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। ये कोई ऐरा गैरा 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए की बात नहीं थी, 2 लाख करोड़ रुपए की बात थी। इसके ऊपर डिस्प्यूट हो सकता है। सीएजी कह रहा है 2 लाख करोड़, कोई और एजेंसी से आप करवाएंगे वो कहेंगे 1 लाख करोड़, कोई और कहेगा 50,000 करोड़, लेकिन इस बात में दो राय नहीं कि अमाउंट बहुत बड़ा था। बहुत बड़े अमाउंट को इन्होंने ये तय किया कि सरकार इस पैसे को नहीं कमाएगी। इन्होंने तय किया कि इस पैसे को हम कंपनियों को मुनाफा कमाने देंगे, 2 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हम कंपनियों को कमाने देंगे और सरकार इस मुनाफे को नहीं लेगी। ये निर्णय किसने लिया? क्योंकि कोल सेक्रेटरी फाइल पे बार बार प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि आप नीलामी कराइए ताकि देश को मुनाफा मिल सके, देश को मुनाफा मिल सके। कोल सेक्रेटरी की बात प्रधानमंत्री कार्यालय ने रिजेक्ट कर दी। तो इसका मतलब कि ये जो निर्णय लिया गया कि 2 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा सरकार नहीं कमाएगी, इसमें कोल मंत्रालय इन्वॉल्व नहीं था, कोल सेक्रेटरी इसमें इन्वॉल्व नहीं था। तो इसमें कौन इन्वॉल्व था? प्रधानमंत्री कार्यालय इन्वॉल्व था। प्रधानमंत्री कार्यालय में कौन इन्वॉल्व था? इसकी तहकीकात होने की जरूरत है। क्या ये निर्णय प्रधानमंत्री ने खुद लिया या प्रधानमंत्री कार्यालय ने खुद लिया? कोयले के ब्लॉक्स को बिना नीलामी किए 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया जाए, ये निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? कोल मंत्रालय के पास है कि प्रधानमंत्री के पास है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के पास है? हमारी नॉलेज के हिसाब से प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय को ये निर्णय लेने का अकेले अधिकार नहीं है, लेकिन इसकी तहकीकात होने की जरूरत है कि ये निर्णय किसने लिया कि 2 लाख करोड़ रुपए का सरकार से जो देश का कोयला बेच के जो पैसा आने वाला था वो कमाई न की जाए देश के लिए, ये निर्णय किसने लिया? इसकी तहकीकात होने की जरूरत है, क्योंकि कोल सेक्रेटरी और कोल मंत्रालय इस निर्णय के अंदर भागीदार नहीं थे। ये फाइलों से साफ जाहिर नजर आता है। इसी आर्ग्यूमेंट में कहा जा रहा है कि हमने ये तय किया कि हम इससे पैसा नहीं कमाएंगे। यही आर्ग्यूमेंट तो ए राजा ने दिया था 2G स्पेक्ट्रम में, और सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को खारिज कर दिया।
तीसरा, एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमने ये तय किया कि कोल ब्लॉक्स के जरिए हम लोग पैसा नहीं कमाएंगे, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि 2005 में हमने डिसाइड किया कि कॉम्पिटिटिव बिडिंग करेंगे। तो कॉम्पिटिटिव बिडिंग तो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए होती है, और जब आप कोल ब्लॉक्स दे रहे थे उसको आप एरे गैरों को सस्ते के थ्रोवे प्राइसेस पे दे रहे थे, पौने पौने दामों में दे रहे थे। तो आपकी पॉलिसी क्या थी? पॉलिसी तो आपने ये डिसाइड की कि हम कॉम्पिटिटिव बिडिंग करेंगे, हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे, और जब आपने देना चालू किए कोल ब्लॉक्स 4 साल तक तो वो अपने पौने पौने दाम में दे दिए। तो इसका मतलब पॉलिसी तो आपकी ज़्यादा पैसा कमाने की थी, लेकिन आपने एरे गहरे मनचाही कंपनियों को, जो जिनसे आपका रिश्ता था, उन कंपनियों को आप लोगों ने पौने पौने दाम में सस्ते के अंदर सरकार की कोयले की खदानों को लुटा दिया। उसके बाद कहा जा रहा है कि कोयले की मांग बहुत बढ़ रही थी, अगर कानून बदलने तक रोका जाता तो इससे हमारे देश की इकोनॉमी को बहुत धक्का पहुंचता। ये भी तथ्यों के आधार पर साबित नहीं होता। 1993 से लेके 2005 तक 12 साल में केवल 75 कोयले की खदानें दी गई। 2006 से 2009 में जब प्रधानमंत्री कोयला मंत्री थे 145 कोयले की खदानें दी गई। हम ये जानना चाहते हैं कि 2005 और 6 में ऐसा क्या हुआ कि अचानक कोयले की मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई हमारे देश में कि 12 साल में तो 75 कोयले की खदान दी गई, और उसके बाद 3 साल जब प्रधानमंत्री कोयला मंत्री थे तो 145, 3 दुगनी मांग हो गई। और जैसे ही प्रधानमंत्री ने कोयला मंत्रालय छोड़ा 2009 में, उसके बाद अगले 3 साल में केवल 1 कोयले की खदान दी गई। कोयले की डिमांड इतनी कम हो गई एकदम से, तो क्या हमारी इकोनॉमी बंद हो गई? उसके बाद क्या हमारी पावर कंजम्पशन बंद हो गई, सीमेंट कंजम्पशन बंद हो गई, स्टील प्रोडक्शन बंद हो गई 2009 के बाद? तो इसका मतलब ये गलत तर्क दिया जा रहा है कि कोयले की डिमांड बढ़ रही थी, इसलिए हम लोगों ने औने पौने एरे गहरे सब लोगों को कोयले की खदानें दी थी। फिर प्रधानमंत्री कार्यालय बोल रहे हैं, since the blocks are allocated to private companies only for captive purposes for the specified end use, the question of linking the blocks to market price of coal does not। ये पूरे देश को मिसलीड किया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि हम कोयला सस्ता केवल उन्हीं कंपनियों को देते थे जो कंपनियां उस कोयले को डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई स्टील बनाता है, जैसे कोई सीमेंट बनाता है, जैसे कोई पावर बनाता है। ये 3 सेक्टर थे जो कि कैप्टिव कोयले की खदानों को इस्तेमाल, जो कोयले को डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कोई पावर बनाता है, उसको अगर आप सस्ता कोल देंगे तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। समझ में आता है कि आपने उसको दिया, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो देश को सस्ती बिजली मिलेगी। लेकिन 2006 में ये पॉलिसी बदली गई और उसमें ये तय किया गया कि हम डायरेक्टली माइनिंग कंपनी को भी कोयला देंगे। अब माइनिंग कंपनी को आपने कोयला दिया, 20 रुपए की चीज आपने माइनिंग कंपनी को 2 रुपए में दे दी, और उस माइनिंग कंपनी ने आगे पावर कंपनी को 20 रुपए में दी, तो आम आदमी को इसका क्या फायदा हुआ? वो तो माइनिंग कंपनी ले गई सारा का सारा मुनाफा। तो जो आप कह रहे हैं कि हम चाहते थे कि आम आदमी तक ये पहुंचे, ये आम आदमी को पहुंचाने के लिए नहीं था, ये आपकी चुनी हुई पसंदीदा माइनिंग कंपनीज को, जो कि एक तरह से दलाल थी, उन दलाल कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए था। और अगर आप लिस्ट देखें जो प्रधानमंत्री वेबसाइट के ऊपर है, अंडरवियर बनाने वाली कंपनियों को दिए गए, कैसेट बनाने वाली कंपनियों को दिए गए, इस तरह की तमाम कंपनियों को ये कोयले की खदानों को दिए गए, जिनका ना तो स्टील में कोई एक्सपीरियंस था, ना सीमेंट में कोई एक्सपीरियंस था, ना पावर में कोई एक्सपीरियंस था, ना माइनिंग में कोई एक्सपीरियंस था। कई कंपनीज ऐसी हैं जिनको कोल ब्लॉक्स दिए गए, उन्होंने कुछ सालों तक वो कोल ब्लॉक्स शुरू भी नहीं किए और उसके बावजूद उनको दूसरे और कोल ब्लॉक्स दे दिए गए। तो उन्होंने वायलेशन किया, उन्होंने माइनिंग शुरू नहीं की, उसके बावजूद आप उनको दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये सारी की सारी कंपनियां इंतजार कर रही हैं जब कोयले के दाम बढ़ेंगे फ्यूचर में, तब ये माइन पूरी की पूरी बेच देंगे। तो ये सारा एक बहुत बड़ा रैकेट है, बहुत बड़ा घोटाला है, जिसकी तहकीकात होने की जरूरत है। कल हमने सुना है कि सीवीसी ने इसको सीबीआई को भेज दिया। सीबीआई तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री के अंडर में आती है। प्रधानमंत्री इसमें एक्यूज्ड हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगे हैं। तो सीबीआई जो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है, वो प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच कैसे करेगी? ये तो हंसने वाली बात है। ये तो कोई भी कहेगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, होने वाली बात ही नहीं है, ये तो निष्पक्ष जांच हो ही नहीं सकती, ये तो दिखावा है। तो उसका सीबीआई की जो रिपोर्ट आएगी, इसका जो आउटकम है वो तो अभी से पता है। अपनी 6-7 महीने की कवायद करने के बाद सीबीआई कहेगी प्रधानमंत्री ने कोई गलती नहीं की। तो ये सीबीआई की जो जांच है, इसको हम सिरे से खारिज करते हैं। और सीबीआई की जो जांच है, ये हमें लगता है कि केवल प्रधानमंत्री को क्लीन चिट देने के लिए की जा रही है। प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने कोई दोष नहीं किया।
अगर उन्होंने दोष नहीं किया तो वो निष्पक्ष जांच से क्यों घबरा रहे हैं? सारा देश ये पूछना चाहता है, मेरे पास फोन पे फोन आ रहे हैं पिछले 3 दिन से कि अगर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया तो वो निष्पक्ष जांच करने से क्यों घबरा रहे हैं? हमने ये कहा कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाओ जो कि सरकार से बिल्कुल निष्पक्ष हो। उस टीम को ये 15 मंत्रियों की भी जांच करे और टीम अन्ना के ऊपर जितने आरोप लगे हुए हैं, हमारे ऊपर जितने आरोप लगे हुए हैं, हमारी भी सबकी जांच करे। जितने आरोप लगे हुए हैं, जो दंड सजा लिखी हुई है कानून के अंदर, उससे डबल सजा हमें दी जाए। अगर हमें डर नहीं लग रहा है निष्पक्ष जांच से, तो प्रधानमंत्री को डर क्यों लग रहा है? इसीलिए देश के मन में यह है कि जरूर दाल में कुछ काला है। कल सलमान खुर्शीद जी ने बयान दिया है कि कोई भी ऐरा गैरा अगर खड़ा होकर कुछ बोलेगा तो उसकी जांच नहीं हो सकती। सलमान खुर्शीद जी तो खुद एक्यूज हैं, उनके ऊपर तो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। जो 15 मंत्री जिनके ऊपर आरोप लगाए गए उनमें सलमान खुर्शीद जी भी हैं। तो जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो तय करेगा कि मेरे खिलाफ जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये हमारे देश का एंटी करप्शन सिस्टम है। इसी को हम चैलेंज कर रहे हैं कि ये जो एंटी करप्शन सिस्टम है, जो डायरेक्टली उन्हीं लोगों के अंडर में आता है जो कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इस देश को लूट रहे हैं, उन लोगों के कंट्रोल से इस एंटी करप्शन सिस्टम को बाहर निकालने की जरूरत है। जिसके ऊपर आरोप लगाया जाए, अगर वही तय करेगा कि मैंने भ्रष्टाचार किया है कि नहीं किया, तो इस तरह से ये देश नहीं चल सकता, इस तरह से एंटी करप्शन सिस्टम नहीं चल सकता। किस सीबीआई के ऊपर भरोसा करें? कितने सारे लोग हैं जिनके ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स के चार्जेस लगे हैं। मुलायम सिंह जी के ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स के चार्जेस लगे हैं, मायावती जी के ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स, लालू यादव जी के ऊपर लगे हुए हैं। कितने सारे लोग हैं जिनके ऊपर, लेकिन उनके ऊपर कितने सालों से लगे हुए हैं, कुछ होता ही नहीं है उनके ऊपर। लेकिन जगन मोहन रेड्डी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो जो लोग आपको संसद में मदद करते हैं उनको सीबीआई कुछ नहीं करेगी, और जो लोग आपके राजनीतिक तौर पे दुश्मन हैं उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये हमारा एंटी करप्शन सिस्टम है। ये सीबीआई है। ये सीबीआई प्रधानमंत्री की जांच करेगी, ये सीबीआई उन 15 मंत्रियों की जांच करेगी। इस सीबीआई के ऊपर हमारा बिल्कुल कोई भरोसा नहीं है। इस सीबीआई की जांच को हम पूरे सिरे से खारिज करते हैं। एक ये कहा जा रहा है कि हम लोग वी हैव जंप्ड द गन। हमने ड्राफ्ट रिपोर्ट के ऊपर अपने एलिगेशंस लगाए हैं, हमें फाइनल रिपोर्ट की वेट करनी चाहिए थी। सीआरपीसी में कहीं लिखा है कि फाइनल रिपोर्ट के आधार पे एफआईआर होती है? आईपीसी के अंदर कहीं लिखा है कि फाइनल सीएजी की रिपोर्ट की इंतजार कर रही है? मर्डर अगर कहीं हो जाए तो सीएजी पहले ऑडिट करेगा और सीएजी की रिपोर्ट की, ये कहाँ लिखा है? किसने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट की जरूरत है एफआईआर करने के लिए? कोई जरूरत नहीं है। क्रिमिनल लॉ के अंदर, सीआरपीसी के अंदर सीधा लिखा हुआ है कि अगर कहीं पे कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस होता है, मर्डर होता है, हत्या होती है, किडनैपिंग होती है, भ्रष्टाचार होता है, आप थाने में जाइए और थाने में जाकर उसकी एफआईआर कराइए। हमने इतने सारे तथ्य देश के सामने हैं। ड्राफ्ट रिपोर्ट सीएजी की जो है उसमें इतने सारे तथ्य लिखे हुए हैं। उसके बाद मीडिया के अंदर इतने तथ्य आए हैं, पोल स्कैम को लेके, संसद के अंदर इतने प्रश्न पूछे गए हैं। इन सारी चीजों को अगर आप इकट्ठा करें तो बहुत स्ट्रांग एविडेंस है एक एफआईआर दर्ज करने के लिए, एक जांच शुरू करने के लिए। हम तो केवल जांच की मांग कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये दोषी है कि ये दोषी है, हम तो जांच की मांग कर रहे हैं। जांच भी नहीं होने दे रहे। तो हमें नहीं लगता कि कोई फाइनल सीएजी की रिपोर्ट की जरूरत है। केवल इतना फर्क पड़ सकता है कि जो ड्राफ्ट सीएजी रिपोर्ट है वो कहता है मान लीजिए 10 लाख करोड़ का घपला हुआ, फाइनल सीएजी रिपोर्ट कह देगी 1 लाख करोड़ का घपला हुआ। कितने भी लाख करोड़ का घपला हुआ, घपला तो हुआ। 50,000 करोड़ का, 1 लाख करोड़ का, 1.5 घपला तो हुआ। तो हमें फाइनल सीएजी रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। और फाइनल सीएजी ने बोला है कि कुछ हफ्ते पहले वो रिपोर्ट दे चुके हैं, उसको संसद में प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया? कब संसद में प्रस्तुत करेगी सरकार? इसका मतलब सरकार के दिल में काला है, उस रिपोर्ट को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा। तो हमें मोटे मोटे तौर पे यही कहना था, ये बहुत बड़ा स्कैम है। और बात केवल प्रधानमंत्री के स्कैम की नहीं है, बात 15 के 15 मंत्रियों के स्कैम की है। 15 मंत्रियों के ऊपर आरोप लगे हैं और कईयों के ऊपर बहुत सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। देश इस समय महंगाई और भ्रष्टाचार से जूझ रहा है। अगर सरकार ये निष्पक्ष जांच नहीं कराएगी तो देश की आस्था इन सिस्टम्स के ऊपर से धीरे धीरे उठती चली जाएगी, जो हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। In fact, there were allegations which were leveled on S.M. Krishna, the External Affairs Minister. In fact, yesterday he came out and he said that these are attempts by your team to malign him, and he has written a letter to the Prime Minister for the very same. So let him write. We have nothing against Mr. S.M. Krishna. We have had no relationship with Mr. S.M. Krishna, and it is only on the basis of evidence that we have made all our allegations. In fact, many of these facts are there in the files. We have distributed all the evidence. These are some of the facts are there in the Lokayukta also. FIR has been registered against Mr. S.M. Krishna and Lokayukta police. So is it going to say that Lokayukta is also maligning him?
If anyone makes any allegations, they turn back and say that these are attempts to malign. Why would we like to malign any one person or any person? We have nothing against anyone. अरविंद जी, अभी जो आपने बात कही सीबीआई जांच को आप खारिज कर रहे हैं, लोकपाल अभी बना नहीं है, सीबीआई से आप जांच चाहते नहीं हैं, एसआईटी के लिए सरकार नहीं तैयार है, क्या कोई और दूसरे विकल्प की तरफ आप देख रहे हैं? देश किस पे भरोसा करे? देश ये जानना चाहता है, देश ये पूछना चाहता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। आपने कहा कि अगर साबित हुआ तो मैं त्याग दे दूंगा, बहुत अच्छी बात है, पर साबित कैसे होगा? आप अपने अंडर की एजेंसी से जांच करा के कह देंगे कि साबित हो गया, नहीं हुआ साबित, इस पर तो देश को भरोसा नहीं होगा। आप ही बताइए, एसआईटी नहीं करना चाहते, क्या करना चाहते हैं आप ही बताइए हमें, मत कीजिए एसआईटी। ऐसी कोई एजेंसी तो बताइए जो आपके अंडर में ना, आप कहें नहीं मैं अपने अंडर की एजेंसी से कराऊंगा, तो ये तो मान्य। अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या आप अदालत का दरवाजा? अदालत में हम नहीं जाएंगे, ये मामला राजनीतिक है, अदालत में हम लोग नहीं जाएंगे। अदालत का देखिए, आप बार बार हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जांच नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट न्याय सुनाता है। 156 दिन में आप लोअर कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो लोअर कोर्ट किसको भेजेगा जांच के लिए? पुलिस को? पुलिस तो इन्हीं के अंडर में है, जांच तो यही लोग करेंगे, और जांच में सारे घपले। हम तो जांच की बात कर रहे हैं। जांच करने के बाद जांच एजेंसी सबूत इकट्ठे करती है, गवाह लेके आती है और उनको कोर्ट के सामने रखती है, तब कोर्ट न्याय सुनाता है। जांच सारी गड़बड़ हो रही है, सारे मामलों के अंदर जांच गड़बड़ हो रही है। स्कॉर्पियन डील के अंदर हाई कोर्ट में गए थे, पीआईएल में हाई कोर्ट ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए बोला सीबीआई को, सीबीआई ने सारी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रफा दफा कर दी, और रफा दफा करके सीबीआई ने उसकी जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को उनका क्या नाम है, जो अभिषेक वर्मा सर, उसमें कोर्ट के अंदर तो ये कहा कि ये रिपोर्ट इतनी सीक्रेट है कि प्रशांत भूषण जो दूसरी साइड के वकील हैं उनको नहीं दी जा सकती, और उसकी कॉपी उन्होंने अभिषेक वर्मा को दी। इसका मतलब सीबीआई सीधे सीधे अभिषेक वर्मा से मिली हुई है। सीबीआई प्रणब मुखर्जी साहब के साथ जांच करेगी, के खिलाफ जांच करेगी, चाहे कोर्ट के आदेश हो। ऐसा आप सपने में सोच सकते हैं इस देश के अंदर? तो जांच कोई भी एक एजेंसी नहीं है, इवन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी बेबस हैं। एक एजेंसी तो हो इस देश में जो निष्पक्ष हो। 6 के अलावा जो 6 का आपने पैनल दिया, कोई और ले ले सरकार, कोई और ले ले, हम इन 6 के ऊपर स्टिक नहीं कर रही है। 6 तो एक उदाहरण थे। जैसे उसके बाद हमने सोचा डॉक्टर जस्टिस उमा पाल है, वो भी बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदार जजेस हैं। ऐसे जजेस हों जिस पे देश को भरोसा हो, बस। अरविंद, आपने डिमांड की इन्वेस्टिगेशन की, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, पीएमओ ने एक लाइन में कह दिया कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई जांच नहीं हुई। हम पीएमओ से पूछना चाहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री या मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप करें, प्रधानमंत्री कहते हुए भ्रष्टाचार नहीं हुआ, मंत्री कहते हुए भ्रष्टाचार नहीं हुआ, तो क्या सारा देश मान ले कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ? बस यही हमारा फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यही होना चाहिए। भाई मंत्री ने कह दिया भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो नहीं हुआ, शिव जी ने कह दिया कि ये ऐसा है तो ऐसा है, ऐसे होता है, ऐसे देश चलता है। ये एंटी करप्शन सिस्टम है हमारे देश में। फिर आम आदमी के भी लिए लागू हो, जो चोर को आप पकड़ के लाते हैं थाने में, वो कहते मैंने नहीं की चोरी, बस छोड़ दो उसको। परसों स्वामी रामदेव का पास उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, आना चाहिए। कुछ एक ऐसे स्वामी रामदेव जी के सहयोगी या कुछ एक ऐसे पात्र थे जिनका 3 नंबर को आप अपने ले पार्टिसिपेशन पर उनके साथ, क्या वो स्थिति अभी भी बनी हुई है या ये स्थिति तो परसों देखते हैं, परसों जाएंगे। अभी तो अन्ना उनके मेहमान बन के रहेंगे या आप 44 में ही रहेंगे? बता दीजिए, जैसे सारा मॉल के पीछे, सारा मॉल मतलब वहाँ वहीं पर रुकते हैं हमेशा। महाराष्ट्र सदन में रुकते हैं, मतलब इन्हीं के मेहमान है ना, रामदेव जी के मेहमान तो नहीं है कुछ भी। कोर कमेटी के लिए आप लोगों की डिसाइड है, शायद कोर कमेटी होने वाली है, क्या एजेंडा आप लोगों का कोर कमेटी करेगा? एक बार बना लेते हैं, फिर वेन्यू क्या होगा? इसका कोर कमेटी ये तो इसके बाद वहाँ पे गर्मी बहुत है, तो कोर कमेटी मीटिंग कोर कमेटी मीटिंग शायद प्रशांत जी के करते हैं। हाँ, वो वेरी बैड प्लेस, आई हैव एसएमएस यू अर्लियर। वहाँ पे बहुत वो आई डोंट वांट एक मिनट नाउ, और ये आप लोगों के लिए अगर दिक्कत है तो हम आप लोगों के लिए वहाँ बेसमेंट वगैरह में इंतजाम करते हैं। We will make arrangements। बगल में उनका एक ऑफिस है, talking about Jangpura। We will make arrangements। नॉट जंगपुरा नोएडा। Sir, I have a What is better for you? Jangpura better or
Boss, junk food is much better. बाहर खड़े रहोगे वहाँ पर भी 45 डिग्री में, तो बाहर नहीं रह सकते सुबह से। So we will make arrangements for you. Sir, I have a question. I have two questions actually. Some people say that you should have waited for the parliamentary process to be over before making such serious allegations, especially because you're tarnishing somebody's image. I mean, the damage is done. But the parliamentary proceeding has nothing to do with the criminal complaint. These two are completely different. They are misleading you. If I want to register an FIR in a police station, it has nothing to do with what Parliament is going to do on that issue. These are completely independent proceedings. Do you feel that you should have probably waited for the process to get over? But it has nothing to do with it. Why should we wait? That is what I am asking you. It is not required. It is not required. You're basing a lot of what you're saying on the draft. On the draft report, the only thing that is going to change is, you see, Coal Secretary has written to the Prime Minister repeatedly. This is a matter of fact. This is a matter of fact. Whether draft report or final report doesn't matter. Now, the only difference that might happen in draft and But final. bureaucratic processes take time, you know, that maybe There is it no actually pressure. did take time on that first point. But the process has got nothing to do with the registration of a criminal complaint. They are misleading the whole country by saying the final CAG report, primary CAG report. CAG report has nothing to do with corruption charges. CAG report has given the primary evidence. After that, the evidence is so overwhelming. भाई गुटके की कंपनी को ये तो उनकी वेबसाइट पे है, ये इसकी वेबसाइट पे आप चले जाओ कोल इंडिया की, उसी में आपको इतना एविडेंस मिल रहा है इसकी, उसी की वेबसाइट के आधार पे आप क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. So, my last question is that Anna and Baba will be seen together and I have seen that it has been a very uneasy relationship between the two. So why do you The think that relationship has become quite